कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे। तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। मेरे गुजरे हुए कल की मेरे आज में कोई अहमियत नहीं है। अफसोस ही हो रहा है मुझे, नजर नहीं आ रहा तुम्हें साजिश कर। मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझती। हेलो, सुल्तान दुरानी बात कर रहा है। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? मोहब्बत में तलाक नहीं। काश ये सब कुछ तुम मुझे खुद ही बता देते। इन सब में आपको किरदार तो एक नजर आता है, लेकिन दुनिया पूरी दिखाई देती है। यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। ये सर्कस नहीं है, मेरा ऑफिस है। जगह देने के लिए शुक्रिया है। तमाशा देखने आया हूँ। तुम गार्ड्स को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। मैंने कुछ समझाया था ना तुम ये क्या कर रही हो? बिजनेस इनका काम ही नहीं, शौक ही। सुल्तान दुरानी। यूके में भी ब्रांच ओपन। अभी नमस्कार। प्लीज इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको एक मिसाल देकर साबित करता हूँ। दिस इज ओनली अ रेप्लिका। या और इसलिए शायद हिस्ट्री में जितने भी बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं, जॉन विलियम वाटरहाउस के काम को समझ पाई हूँ। उन सबका काम देखने के बाद भी एंड मिस होरम, द लेडी ऑफ शार्लेट, हमारी सोच उस हदूद से कहीं दूर खड़ी नजर आती है। इन सब में आपको किरदार तो एक नजर आता है। Let me clear you one thing. This is not an original painting. Can you please tell us something about this painting? And Miss Horam. जब पावर और पैसा होता है ना, अगर मेरे लिए कुछ अहम है, मेरे आज में सिर्फ तुम हो। कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। तुम पर किसी ने उंगली भी उठाई ना, तो ये दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। ये तो तुम्हारे सहारे यहाँ इस घर में नहीं आती। तुम यही जानती हो। जान जाती है। अब बात करना वैसे। देखो अभी यहाँ से चले जाओ। घटिया इंसान। मैं हूँ यहाँ। ऐसे कुछ नहीं बोला ना, तुम्हें लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी? इसलिए तुम जो कुछ इसे बोलना चाहती हो बोलो, जोर से। तुम समझते क्या अपने आप को? लाउडर। हर बार की तरह मुझे डराओगे। मैं तुमसे नहीं डरती। जोर से। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मुझे मना कर। तुमसे नहीं डरती। मैं कह रहा हूँ ना। देखो अभी यहाँ से चले जाओ। 10 out of 10. आइंदा मुझसे करना बहुत तमीज से बात। ये तो आपका ज़र्फ है। बस इसके अलावा आप और उतर भी क्या सकते हैं? बादशाह के दरबार में इस रात गैर मामूली खामोशी थी। शमूहे की लो मध्यम थी, मगर बादशाह की आंखों में आग जल रही थी। इसके कानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि गुलाम शहर में है और अकेला नहीं है, इसके साथ सुंदरी भी है। बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि शहर के हर दाखिली रास्ते पर नजर रखी जाए, कोई भी बाहर ना जा सके, कोई भी अंदर ना आ सके। गुलाम को जिंदा पकड़ो, और अगर मुजाहमत करे तो अंजाम वही होगा जो गद्दारों का होता है। उधर गुलाम को अंदाजा हो चुका था कि जाल तंग हो रहा है। इसने सुंदरी को एक पुराने सराय में ठहराया, जहां सिर्फ एक वफादार बूढ़ा मुलाजिम था। रात के अंधेरे में गुलाम ने बाहर निकलकर हालात का जायजा लिया। गलियों में गैर मामूली चौकसी थी, हर मोड़ पर पहरेदार खड़े थे।
सुंदरी खिड़की के पास खड़ी दूर जलती मशोलोहे को देख रही थी। इसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब गुलाम वापस आया तो इसने फौरन पूछा, क्या हुआ? क्या हम गेनर चुके हैं? गुलाम ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर अभी रास्ता बंद नहीं हुआ। हमें कल रात तक यहां से निकलना होगा। अगली सुबह शहर में अफवाह फैल गई कि बादशाह खुद गुलाम को पकड़ने निकलेगा। लोग सहम गए। बादशाह जब गुस्से में आता था तो पूरा शहर इसकी हैबत से कांपता था। दोपहर को अचानक सराय के बाहर घोड़ों की टापू की आवाज गूंजी। गुलाम फौरन समझ गया। इसने सुंदरी का हाथ थामा और पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर वहां भी सिपाही मौजूद थे। दरवाजा जोर से खुला। बादशाह खुद अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले ही सब जानता हो। तो तुम यहां हो गुलाम? गुलाम सीधा खड़ा हो गया। हाँ, मैं यहां हूं, और मैं भागूंगा नहीं। बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ी। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत चमकी, मगर फौरन वो सख्त हो गई। सुंदरी, तुमने मुझे धोखा दिया। सुंदरी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपना दिल सुना है। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर गुस्सा उभरा। दिल? दिल की कीमत यहाँ कोई नहीं देता। यहाँ फैसले ताकत करती है। गुलाम आगे बढ़ा। ताकत वही है जो सच के साथ हो। अगर तुम मुझे सजा देना चाहते हो तो दे दो, मगर सुंदरी को छोड़ दो। बादशाह हंस पड़ा। तुम अभी भी उसी गुलाम की तरह सोचते हो, जो कुर्बानी देकर खुद को बड़ा समझता है। इसने सिपाहियों को इशारा किया। गुलाम को पकड़ लिया गया। सुंदरी चीख उठी मगर किसी ने ना सुनी। गुलाम को जंजीरों में जकड़ कर ले जाया गया। रात को कैद खाने में गुलाम तन्हा बैठा था। अंधेरा, नमी और सर्दी, मगर इसके दिल में खौफ नहीं था। इसे बस एक फिक्र थी, सुंदरी की। अलिफादेर सुंदरी को महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। बादशाह इसके सामने आया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो गुलाम जिंदा रहेगा। अगर इनकार किया तो सुबह इसकी लाश तुम्हारे सामने होगी। सुंदरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इसकी आवाज मजबूत थी। मोहब्बत सौदा नहीं होती। मैं गुलाम को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकती। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा। इसके अंदर जंग चल रही थी। एक तरफ अना, दूसरी तरफ मोहब्बत। सुबह होने लगी। दरबार सजाया गया। गुलाम को जंजीरों में लाया गया। पूरा मजमा खामोश था। बादशाह तख्त पर बैठा था और सुंदरी एक तरफ खड़ी थी। जल्लाद ने तलवार उठाई। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे जोर से खिले। जिनद अंदर आया। इसके साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग भी थे। इसने बुलंद आवाज में कहा, ये फैसला रुको। गुलाम पर कोई जुर्म साबित नहीं। असल हकीकत कुछ और है। सबकी नजरें इस पर जिम गईं। जिनद ने सबके सामने ऐलान किया कि गुलाम इसका बेटा है और बादशाह का सौतेला भाई। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। गुलाम ने हैरत से जिनद को देखा। अब ये सच क्यों? जिनद ने नजरें झुका ले। क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी, मगर अब मजीद जुल्म नहीं होने दूंगा। बादशाह खामोश था। इसके सामने तख्त, ताकत और रिश्ते सब एक साथ खड़े थे। जल्लाद की तलवार नीचे आ गई। सुंदरी ने गुलाम की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक दरबार में सन्नाटा ऐसा मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जिनद के अल्फाज अभी भी दीवारों से टकरा कर वापस आ रहे थे। बादशाह के चेहरे पर सख्ती जिम गई थी, मगर इसकी आंखों में एक हल्की सी लर्जिश नुमाया थी। गुलाम की जंजीरें खोल दी गईं, मगर फिजा में कशीदगी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रिश्तों का इंकिशाफ ताकत के खेल को और पेचीदा बना चुका था। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तख्त से अलिफाटे। इसके कदमों की चाप पूरे हाल में गूंज रही थी। वो गुलाम के करीब आकर राका। दोनों की आंखें एक लम्हे के लिए मल। तो सच यही था कि तुम मेरा भाई हो। गुलाम ने कोई गुरूर नहीं दिखाया। इसकी आवाज पुरसुकून थी। मैंने कभी तुम्हारा हक नहीं छीना। मैंने सिर्फ अपना वजूद मांगा था। बादशाह के होंठों पर कड़वी मुस्कराहट आई। वजूद? इस महल में वजूद ताकत से बनता है, खून के दावे से नहीं। सुंदरी आगे बढ़ी। खून का दावा आज आपके सामने है, मगर मोहब्बत का फैसला अब भी बाकी है। बादशाह ने इसकी तरफ देखा। इसके चेहरे पर एक लम्हे को नर्म साया आया, मगर फौरन वो सख्त हो गया। दरबार बर्खास्त।
इसने बुलंद आवाज में हुक्म दिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। सिर्फ 4 लोग रह गए, बादशाह, गुलाम, सुंदरी और जिनद। जिनद ने आगे बढ़कर कहा, मैंने सच छुपाया, ये मेरी गलती थी, मगर अब अगर तुम दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए तो ये मेरा गुनाह हमेशा के लिए तुम्हारे दरमियान दीवार बन जाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली। दीवार तो बरसों पहले खड़ी हो चुकी थी बाबा, जब अपने एक बेटे को गुलाम बनाया और दूसरे को बादशाह। ये सुनकर जिनद खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद बादशाह ने फैसला सुनाया, गुलाम को आज़ाद किया जाता है, मगर वो महल में नहीं रहेगा, वो इस रियासत की सरहदों से बाहर चला जाएगा। और सुंदरी, वो राका सुंदरी आज़ाद है कि जिसके साथ जाना चाहे जाए। ये सुनकर सुंदरी ने एक लम्हा भी ज़ाय ना किया। वो गुलाम के साथ जा खड़ी हुई। मेरा फैसला पहले दिन से वाज़े है। बादशाह ने आंखें बंद कर लें, जैसे दिल के अंदर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही दिनों बाद गुलाम और सुंदरी रियासत छोड़कर एक दूर दराज बस्ती में जा बसे। वहां ना महल की साजिशें थीं, ना ताकत की जंग। गुलाम ने एक छोटा सा मदरसा कायम किया, जहां वो बच्चों को पढ़ाता। सुंदरी इसके साथ मिलकर लोगों की मदद करती, मगर कहानी का साया अभी भी उनके पीछे था। रियासत में हालात बदलने लगे। बादशाह ने अपनी सख्ती कम कर दी, मगर इसके इर्दगिर्द के दरबारी कमजोर बादशाह को बर्दाश्त न कर सके। साजिशें शुरू हो गईं। एक रात खबर आई कि महल में बगावत हो गई है। बादशाह को इसके अपने सिपा सालार ने कैद कर लिया है। ये खबर जब गुलाम तक पहुंची तो वो खामोश हो गया। सुंदरी ने इसकी तरफ देखा। तुम क्या सोच रहे हो? गुलाम ने आसमान की तरफ देखा। मैंने हमेशा भाई मांगा था, दुश्मन नहीं। चंद घंटों बाद गुलाम ने फैसला किया, वो वापस जाएगा। सुंदरी ने इसका हाथ थाम लिया। जहां तुम, वहां मैं। रात के अंधेरे में वो दोनों दोबारा इसी रियासत की तरफ रवाना हुए, जहां कभी गुलाम को जंजीरों में बांधा गया था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर गुलाम ने पुरानी दीवारों को देखा। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना खौफ, सिर्फ एक अज़्म था। वो अंदर दाखिल हुआ। महल में शोर था, सिपाही एक दूसरे से लड़ रहे थे। गुलाम सीधा इस कैद खाने की तरफ बढ़ा जहां बादशाह बंद था। दरवाज़ा तोड़ा गया। बादशाह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसने सर उठाया और गुलाम को देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखों में वो सब कुछ था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। गुलाम ने जंजीरें खोलते हुए कहा, आज मैं गुलाम नहीं, भाई बनकर आया हूं। बादशाह की आंखों में नमी तीर गई। महल के सहन में शोर बढ़ता जा रहा था। बगावत करने वाले सिपाही दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। गुलाम ने बादशाह को सहारा देकर खड़ा किया। जंजीरों के निशान इसकी कलाइयों पर साफ दिखाई दे रहे थे। अभी वक्त कम है, गुलाम ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमने फौरन कदम ना उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। बादशाह ने पहली बार बगैर गुरूर के इसकी तरफ देखा। तुम क्यों वापस आए? तुम तो आज़ाद थे, तुम्हें क्या जरूरत थी? गुलाम ने दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि आज़ादी का मतलब भाग जाना नहीं होता, कभी कभी वापस आना भी आज़ादी होती है। इस लम्हे बाहर से तलवारों की टकराने की आवाज आई। सुंदरी तेजी से अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म था। सिपा सालार दरबार के हाल में है। इसने ऐलान कर दिया है कि आज से वही हुक्मरान होगा। जो भी इसके खिलाफ जाएगा, मार दिया जाएगा। बादशाह ने दांत भींच लिए। मैंने इसे भाई समझा और इसने मुझे कैद कर दिया। गुलाम ने कहा, ताकत का खेल हमेशा वफादारी को नहीं पहचानता, मगर आज फैसला हम करेंगे। वो तीनों कैद खाने से निकलकर पिछले रास्ते से दरबार की तरफ बढ़े। महल के अंदर आग की लिपटें दिखाई दे रही थीं। लोग खौफजदा होकर औदेर अलिफादेर भाग रहे थे। दरबार के हाल में सिपा सालार तख्त पर बैठा था। इसके इर्दगिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े थे। इसने गुलाम और बादशाह को साथ आते देखा तो इसके चेहरे पर तंजिया मुस्कराहट आई। वाह, गुलाम वापस आ गया, और वो भी बादशाह को आज़ाद करके। लगता है तुम दोनों को मरने का शौक है। गुलाम आगे बढ़ा। हम मरने नहीं आए, तुम्हारी बगावत खत्म करने आए हैं। सिपा सालार हंसा। बगावत? ये बगावत नहीं, इंसाफ है। इस रियासत को कमजोर बादशाह नहीं चाहिए। बादशाह ने कदम आगे बढ़ाया। कमजोरी जुल्म छोड़ने में नहीं होती,
कमजोरी धोखा देने में होती है। हाल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर अचानक तलवारें खिंच गईं। जंग शुरू हो गई। गुलाम तेजी से सिपाहियों के दरमियान बढ़ा। इसकी हर ज़रब सीधी और मजबूत थी। सुंदरी ने भी एक सिपाही की तलवार छीन ली और गुलाम के साथ खड़ी हो गई। बादशाह ने भी अपनी तलवार संभाली। सिपा सालार ने गुलाम पर हमला किया। दोनों की तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। तुम हमेशा गुलाम ही रहोगे, सिपा सालार चीखा। गुलाम ने पूरी ताकत से वार रोका। आज के बाद नहीं। एक जोरदार ज़रब के साथ सिपा सालार की तलवार जमीन पर गिर गई। गुलाम ने इसकी गर्दन पर तलवार रख दी। सिपा सालार की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। बादशाह आगे बढ़ा। इसे कैद कर दो, इंसाफ दरबार करेगा, तलवार नहीं। सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। बगावत खत्म हो चुकी थी। सुबह की रोशनी महल की टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज से इस रियासत में कोई गुलाम नहीं होगा। हर इंसान आज़ाद होगा। और मैं अपने फैसलों में अपने भाई के साथ खड़ा रहूंगा। लोगों ने पहली बार तालियां बजाईं। गुलाम ने सुंदरी की तरफ देखा। इसकी आंखों में सुकून था। रियासत में तब्दीली का आगाज हो चुका था। महल की दीवारें जो कभी खौफ की अलामत थीं, अब उम्मीद की रोशनी से जगमगा रही थीं। मगर दिलों की कहानी अभी बाकी थी। रात को महल की छत पर बादशाह और गुलाम साथ खड़े थे। नीचे शहर की रोशनियां फैली हुई थीं। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, शायद हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, बस देर हो गई समझने में। गुलाम ने हल्की मुस्कराहट के साथ जवाब दिया, देर से मिला हुआ सच भी कभी कभी सब कुछ बदल देता है। नीचे सहन में सुंदरी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। रात गहरी हो चुकी थी मगर महल की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी बाकी थी। बगावत खत्म हो चुकी थी, सिपा सालार कैद था, दरबार दोबारा आबाद हो रहा था, मगर कुछ जख्म ऐसे थे जो अभी भरने बाकी थे। गुलाम अपनी कमरे की खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। वो शहर जो कभी इसके लिए सिर्फ एक कैद खाना था, आज इसी शहर ने इसे इज्जत दी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुंदरी अंदर आई। इसके चेहरे पर खामोशी थी, आंखों में सवाल, क्या सब वाकई खत्म हो गया? इसने आहिस्ता से पूछा। गुलाम ने गहरी सांस ली। जंग खत्म हो सकती है, मगर असरात नहीं। हमें अब सब कुछ नए सिरे से बनाना होगा। सुंदरी चंद कदम आगे बढ़ी। और हमारा किया? ये सवाल हल्का था, मगर वजन बहुत ज्यादा रख रहा था। गुलाम ने इसकी तरफ देखा, मगर जवाब देने से पहले इसके दिल में एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। वो जानता था कि बादशाह के दिल में भी सुंदरी के लिए जज्बात थे। बगावत ने वक्ती तौर पर सबको एक कर दिया था, मगर दिलों की जंग अभी बाकी थी। इसी लम्हे दरबार के एक खादिम ने आकर इत्तिला दी कि बादशाह गुलाम को फौरन बुलाना चाहते हैं। दरबार में पहुंचते ही गुलाम ने देखा कि बादशाह अकेले खड़े हैं। उनके चेहरे पर आज वही गुरूर नहीं था, बल्कि एक संजीदगी थी। मैंने फैसला कर लिया है, बादशाह ने सीधा कहा। रियासत को मजबूत करने के लिए मुझे एक सियासी इत्तेहाद करना होगा। पड़ोसी रियासत की शहजादी से निकाह तय हो रहा है। गुलाम ने खामोशी से सुना। बादशाह ने चंद लम्हे बाद इसकी आंखों में देखकर कहा, और सुंदरी, वो तुम्हारी है। मैंने इसकी आंखों में देखा है, इसमें मेरा अक्स नहीं, तुम्हारा है। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। ये सुनकर गुलाम के दिल पर जैसे से बोझ हिट गया, मगर साथ ही एक अजीब सी कैफियत भी आई। आपको यकीन है? इसने आहिस्ता से पूछा। बादशाह ने हल्की सी मुस्कराहट दी। पहली बार मैं किसी चीज पर मुकम्मल यकीन कर रहा हूं। खबर बिजली की तरह पूरे महल में फैल गई। दरबार के चिराग अभी बुझे भी ना थे कि सिपाहियों की दौड़ती कदमों की आवाजें गूंजने लगे। गुलाम ने जख्मी सवार को खुद अपने हाथों से संभाला, तबीब को बुलाया और बादशाह के साथ खुफिया कमरे में जाकर नक्शा खोल दिया। हमला कब तक हो सकता है? गुलाम ने संजीदा लहजे में पूछा। सवार ने टूटती सांसों में कहा, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। कमरे में खामोशी छा गई। बादशाह ने पहली बार गुलाम की तरफ ऐसे देखा जैसे वो सिर्फ दरबारी नहीं, बल्कि बाजू हो। हमें शहर को खाली नहीं करना, बल्कि मजबूत करना है। अगर हम पीछे हटे तो वो हमें कमजोर समझेंगे। गुलाम ने नक्शे पर उंगली रखी। यहाँ, दरिया के किनारे। अगर हम उनकी फौज को यहीं रोक ले तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे।
मगर इसके लिए हमें शहर के अंदर से भी मदद चाहिए। इसी वक्त सुंदरी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वो सब कुछ सुन चुकी थी। शहर की औरतें खामोश नहीं रहेंगी। अगर जंग आई तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। जख्मियों की देखभाल, रसद और अगर जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठाएंगे। बादशाह ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, मगर इस बार एतराज नहीं किया। तुम बदल चुकी हो सुंदरी, इसने धीरे से कहा। सुंदरी ने जवाब दिया, नहीं, मैं हमेशा ऐसी ही थी, बस बोलने की इजाजत नहीं थी। अगले 2 दिन शहर तैयारी में गुजरा। बाजारों की रौनक कम हो गई, मगर आंखों में अज़्म बढ़ गया। गुलाम सिपाहियों को तरबियत दे रहा था, खुद मैदान में खड़ा होकर तीर अंदाजी और तलवारबाजी सिखा रहा था। बादशाह भी पहली सफ में नजर आने लगा। दोनों के दरमियान अब कोई मुकाबला नहीं था, सिर्फ मकसद था। तीसरे दिन सुबह उफ़ुक़ पर गर्द का तूफान उठा। दुश्मन की फौज आ रही थी। ढोल की आवाजें, घोड़ों की टापी और फिजा में तनाव। गुलाम ने अपनी तलवार निकाली। आज हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। जंग शुरू हुई तो जमीन कांप उठी। तीर फिजा में चमके, तलवारें टकराईं, चीखें बुलंद हुईं। गुलाम सबसे आगे था। इसने कई हमले रोके, सिपाहियों को संभाला और दुश्मन के एक बड़े सरदार को घोड़े से गिरा दिया। मगर इसी हंगामे में एक खुफिया दस्ता पीछे से महल की तरफ बढ़ा। उनका मकसद सीधा था, बादशाह को खत्म करना। सुंदरी ने ये हरकत देख ली। वो फौरन चंद मुहाफिजों के साथ महल के अंदर दौड़ी। राहदारियों में दौड़ते कदमों की आवाज गूंजी। जैसे ही दुश्मन अंदर दाखिल हुआ, सुंदरी ने बगैर हिचकिचाहट तलवार उठाई। इसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ आग थी। एक हमला इसकी तरफ आया, इसने रोका। दूसरा वार इसने खुद किया। वो लड़ रही थी, अपने लिए, गुलाम के लिए, इस रियासत के लिए। आखिरकार दुश्मन पसपा होने लगा। गुलाम ने मैदान में आखिरी ज़र्ब लगाई और फौज को पीछे धकेल दिया। गर्द बैठने लगी, शोर कम होने लगा। जब गुलाम महल की तरफ दौड़ा तो इसने देखा कि सहन में सुंदरी खड़ी है, हाथ में तलवार, लिबास पर गिर्द और खून के धब्बे, मगर वो सलामत थी। गुलाम इसके करीब आया। तुम ठीक हो? सुंदरी ने हल्की मुस्कराहट के साथ कहा। हम सब ठीक हैं, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। बादशाह भी चंद लम्हों बाद वहां पहुंचा। इसने दोनों को देखा और ऐलान किया, आज से ये रियासत सिर्फ एक बादशाह की नहीं, हम सब की है। सूरज गुरूब हो रहा था, मगर इस बार अंधेरा खौफ नहीं ला रहा था, ये नई सुबह की खबर दे रहा था। जंग के बाद का सुकूत अजीब था। महल की फसीलों पर जलते मशलें टिमटिमा रही थीं, जैसे वो भी थक गई हों। सहन में जख्मी सिपाहियों की कराहीं अब मध्यम हो चुकी थीं, और हुआ में मिट्टी और बारूद की मिली जली बो तीर रही थी। गुलाम महल की बुलंद छत पर खड़ा शहर को देख रहा था। नीचे लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे थे, एक दूसरे को देखकर यकीन कर रहे थे कि वो जिंदा है। सुंदरी खामोशी से इसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों ने कुछ नहीं कहा। जंग खत्म हो गई, मगर क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया? सुंदरी ने धीरे से पूछा। गुलाम ने दूर उफ़ुक़ की तरफ देखा। जंग कभी सिर्फ मैदान में नहीं होती, असल जंग अंदर होती है, और वो अभी बाकी है। उसी लम्हे एक सिपाही तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया। इसके हाथ में एक मेहरबंद खत था। ये दुश्मन के सरदार के खैमे से मिला है। गुलाम ने खत खोला। तहरीर मुख्तसर मगर खौफनाक थी। ये तो सिर्फ पहला हमला था, असल खेल अभी शुरू होना है। बादशाह को खबर दी गई। दरबार दोबारा सजा, मगर इस बार जानने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी थी। हमने मैदान जीत लिया, मगर दुश्मन हमें थकाना चाहता है। वो चाहते हैं कि हम खुद आपस में बखर जाएं। इसी दौरान महल के अंदर एक और खबर फैली। जन्नतद, जो हमेशा बादशाह के साथ खड़ा रहा था, अचानक बीमार पड़ गया था। कुछ लोग सरगोशियां करने लगे कि ये बीमारी नहीं, जहर है। शक की सुइयां हर तरफ घूमने लगे। गुलाम के दिल में एक और बोझ आ गया। अगर महल के अंदर ही कोई दुश्मन है, तो फिर बाहर की फौज से लड़ना आसान था। इसने रात के अंधेरे में महल के पुराने हिस्से का रुख किया जहां खुफिया रास्ते थे। इसे शक था कि दुश्मन ने अंदर से मदद ली है। अलिफादेर सुंदरी अपनी माँ खावरशीद के कमरे में बैठी थी। खावरशीद की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी।
बेटी, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। कुछ पुराने गुनाह हैं जो आज सामने आ रहे हैं। सुंदरी चौंकी। कौन से गुनाह? खावरशीद ने गहरी सांस ली। जन्नतद ने बरसों पहले एक वादा तोड़ा था, और इस वादे का अंजाम अब सामने आ रहा है। अलिफादेर गुलाम खुफिया राहदारी में पहुंचा तो इसने हल्की सी सरगोशी सुनी। दो आदमी अंधेरे में बात कर रहे थे। अगली बार निशाना बादशाह नहीं, गुलाम होगा। जब तक वो जिंदा है, रियासत नहीं टूटेगी। गुलाम के कदम वहीं रुक गए। इसने तलवार मजबूती से पकड़ी, मगर वो फौरन सामने नहीं आया। वो जान गया कि दुश्मन अब खिलकर नहीं, बल्कि सायों में वार करेगा। सुबह होते ही महल में एक और हंगामा बरपा हो गया। जन्नतद की हालत बिगड़ गई थी। बादशाह इसके बिस्तर के पास खड़ा था। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? इसकी आवाज बेरुआ गई। जन्नतद ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे नहीं, अपने इर्दगिर्द वालों को देखो। हर मुस्कराहट वफादार नहीं होती। ये अल्फाज कहकर इसकी आंखें बंद हो गईं। महल में सन्नाटा छा गया। शक अब यकीन में बदलने लगा था कि दुश्मन अंदर है। गुलाम ने बादशाह से कहा, अब हमें सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल से लड़ना होगा। हर शख्स पर नजर रखनी होगी, चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना हो। सुंदरी ने भी फैसला कर लिया था कि वो खामोश नहीं बैठेगी। इसने महल की औरतों को इकट्ठा किया, हर कमरे, हर राहदारी पर नजर रखने का इंतजाम किया। अब महल एक कला बन चुका था, मगर कले के अंदर भी खौफ का साया था। रात गहरी हुई तो गुलाम को एक और पैगाम मिला। इस बार कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगला सूरज किसी के लिए नहीं निकलेगा। गुलाम ने कागज मुट्ठी में दबा लिया। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि फैसला था। अगर दुश्मन सायों में है तो वो भी साया बन जाएगा। और महल की दीवारों के पीछे एक नया खेल शुरू होने वाला था, जहां हर कदम जिंदगी और मौत के दरमियान रखा जाएगा। नेक्स्ट। अगली रात मामूल से ज्यादा खामोश थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। महल के दरवाजों पर पहरे दुगने कर दिए गए थे, मगर गुलाम जानता था कि खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। वो तन्हा इस पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा जहां बरसों से कोई नहीं आया था। दीवारों पर लगी तस्वीरें, पुरानी किताबें और गिर्द में लिपटे हुए राज। गुलाम ने एक मखसूस किताब निकाली और इसके पीछे छुपा हुआ खुफिया दरवाज़ा खोल दिया। ये रास्ता सिर्फ चंद लोगों को मालूम था, और उन्हीं चंद लोगों में से कोई एक गद्दार था। रास्ता इसे महल के इस हिस्से में ले गया जहां कभी शाही खजाना रखा जाता था, मगर आज वहां खजाना नहीं, सरगोशियां थीं। गुलाम ने पर्दे के पीछे से देखा। बादशाह की वालिदा एक अजनबी शख्स से बात कर रही थीं। मैंने कहा था ना, गुलाम जिंदा रहा तो सब कुछ इसके हाथ में चला जाएगा। बादशाह जज्बाती है, वो रियासत नहीं संभाल सकता। अजनबी ने धीरे से जवाब दिया, फिक्र ना करे, अगला बार ऐसा होगा कि इल्जाम भी गुलाम पर आएगा और वो खुद भी खत्म हो जाएगा। गुलाम के कदमों तले जमीन हल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बादशाह की अपनी माँ इस साजिश में शामिल हो सकती है। इसने फौरन पीछे हटना चाहा, मगर इसका पाँव एक पुराने लोहे के टुकड़े से टकरा गया। आवाज गूंजी। अजनबी ने चौंक कर उधर देखा। कौन है वहाँ? गुलाम तेजी से अंधेरे में गुम हो गया। वो जान गया था कि अब खेल खतरनाक हो चुका है। अलिफादेर सुंदरी को भी अजीब सा एहसास हो रहा था। इसने गुलाम को ढूंढा मगर वो कहीं ना मिला। दिल बेचैन था। वो खावरशीद के पास गई। अमू, मुझे डर लग रहा है, कुछ होने वाला है। खावरशीद ने इसके सर पर हाथ रखा, मगर उनकी अपनी आंखों में खौफ था। बेटी, जब सच सामने आने लगता है तो झूठ चीखने लगता है, बस मजबूत रहना। इसी रात अचानक महल में शोर मच गया। खजाने के कमरे में आग लग गई थी। सिपाही दौड़ रहे थे, पानी डाला जा रहा था, और इसी अफरातफरी में एक सिपाही चीखा, खजाने से खुफिया दस्तावेजात गायब हैं। कुछ ही लम्हों में इल्जाम गुलाम पर लगा दिया गया। वही आखिरी शख्स था जो इस हिस्से में देखा गया, किसी ने कहा। बादशाह के चेहरे पर हैरत और दुख था। गुलाम ऐसा नहीं कर सकता, मगर सबूत ऐसे रखे गए थे कि हर उंगली गुलाम की तरफ उठ रही थी। इसके कमरे से कुछ कागजात बरामद हुए जो खजाने की चाबियों से मुताल्लिक थे। गुलाम को दरबार में बुलाया गया। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बादशाह की आवाज भारी थी। गुलाम ने सीधा बादशाह की आंखों में देखा।
अगर मैं गद्दार होता तो आज आपके सामने खड़ा ना होता। बादशाह की वालिदा ने सख्त लहजे में कहा। अल्फाज आसान होते हैं मगर सबूत नहीं झूठ बोलते। सुंदरी दरबार में दाखिल हुई। इसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज मजबूत। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। सबकी नजरें इस कैदी पर जिमी थीं जिसकी सांसें तेज हो रही थीं। बादशाह की आवाज गूंजी, बोल, किसके हुक्म पर ये सब किया? कैदी ने होंठ भयंचे फिर कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था, और हुक्म महल के अंदर से आया था। कौन? बादशाह चीख उठा। कैदी ने आहिस्ता से सर उठाया और उंगली बादशाह की वालिदा की तरफ कर दी। उनके कहने पर महल की फिजा जैसे टूट कर बखर गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह के चेहरे पर यकीन और इनकार की जंग चल रही थी। ये झूठ है, मलिका माँ ने सख्ती से कहा। ये गुलाम की साजिश है। वो मुझे हटाना चाहता है ताकि खुद इक्तिदार के करीब आ सके। गुलाम ने आगे बढ़कर कहा, अगर मुझे इक्तिदार चाहिए होता तो मैं खामोश रहता, मगर मैंने सच सुना है अपनी कानों से। खजाने के कमरे में अब इसी शख्स से मिल रही थीं। बादशाह की आंखों में धुंध सी छा गई। अम्मू, किया ये सच है? मलिका माँ ने लम्हा भर को आंखें बंद कीं, फिर आहिस्ता से कहा, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। तुम कमजोर हो, तुम गुलाम पर हद से ज्यादा एतमाद करते हो। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुमसे सब कुछ छीन ले। बादशाह के हाथ कांपने लगे। वो मेरा भाई जैसा है और अपने इसे गद्दार बना दिया। सुंदरी ने गुलाम का हाथ थाम लिया। सच कभी देर तक कैद नहीं रहता, मगर ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी लम्हे एक और खबर आई। हुजूर, सरहद पर बगावत की खबर है। कुछ सिपाही बगावत पर आतर आए हैं। गुलाम चौंक गया। ये भी इसी साजिश का हिस्सा है। पहले मुझे हटाना, फिर रियासत को कमजोर करना। बादशाह ने फौरन फैसला किया। गुलाम, तुम मेरी फौज के साथ जाओ, बगावत को खत्म करो। मलिका माँ ने बेचैनी से कहा, तुम इसे दोबारा ताकत दे रहे हो? बादशाह ने पहली बार अपनी माँ की तरफ सख्त नजर से देखा। रियासत माँ से भी बड़ी होती है। गुलाम रवाना होने लगा तो सुंदरी ने इसके सामने आकर कहा, मुझे डर लग रहा है। गुलाम ने इसकी आंखों में देखकर कहा, डरो मत, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। मगर गुलाम के जाते ही महल में एक और खेल शुरू हो गया। मलिका माँ ने खुफिया तौर पर कुछ वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि जंग के दौरान गुलाम को तन्हा छोड़ दिया जाए। अगर वो मारा गया तो सब कुछ खुद बखुद खत्म हो जाएगा। सरहद पर जंग छिड़ गई। गुलाम बहादुरी से लड़ रहा था, मगर अचानक इसने महसूस किया कि इसके इर्द गिर्द सिपाही कम होते जा रहे हैं। वो तन्हा रह गया था। दुश्मन ने इसे घेर लिया। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापी और चीखों के दरमियान गुलाम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। दुश्मन का सरदार इसके करीब आया। तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है। लगता है तुम्हारी अपनी रियासत ने तुम्हें कुर्बान कर दिया। गुलाम ने जख्मी हालत में मुस्करा कर कहा, जो सच के लिए लड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। इसी लम्हे दूर से निकाब पोश सवारों का एक जुते नमूदार हुआ। उनके आगे आगे सुंदरी थी। इसने मर्दाना लिबास पहन रखा था, हाथ में तलवार, आंखों में आग। वो दुश्मनों पर टूट पड़ी। गुलाम ने हैरत से इसे देखा। जंग का पांसा पलट गया। दुश्मन भागने लगा। गुलाम बेहोश हो चुका था, मगर सुंदरी ने इसे अपनी बाहों में थाम लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसने आंसुओं के साथ कहा। महल में जब ये खबर पहुंची कि गुलाम जिंदा है और बगावत खत्म हो चुकी है, बादशाह ने सिक्का सांस लिया। मगर मलिका माँ के चेहरे पर खौफ था, क्योंकि अब गुलाम सिर्फ एक वफादार सिपाही नहीं रहा था, वो अवाम का हीरो बन चुका था। और जब गुलाम जख्मी हालत में महल वापस आया तो अवाम ने इसके हक में नारे लगाए। बादशाह ने इसे गिले लगा लिया, मगर उनके दरमियान अब एक खामोश फासला था। सुंदरी ने सबके सामने ऐलान किया, मैं गुलाम के साथ खड़ी हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऐलान महल की दीवारों से टकरा कर गूंजता रहा। मगर रात के सन्नाटे में मलिका माँ ने एक आखिरी खत लिखा और इसे किसी नामालूम शख्स के हवाले कर दिया। खत में सिर्फ एक जुमला था, आखिरी वार का वक्त आ गया है। रात गहरी हो चुकी थी। महल की दीवारें खामोश थीं, मगर उनके साए बेचैन। वो खत जिसे मलिका माँ ने भेजा था, शहर से बाहर एक पुरानी हवेली में पहुंच चुका था।
वहाँ एक शख्स चराग की मध्यम रोशनी में बैठा था। इसकी आंखों में बरसों की नफरत और इंतजार की आग थी। इसने खत पढ़ा, मुस्कुराया और आहिस्ता से कहा, आखिरकार वक्त आ ही गया। उधर महल में गुलाम के जख्मों पर मरहम रखा जा रहा था। सुंदरी इसके सरहाने बैठी थी। गुलाम की आंखें नीमवा थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मैदान जंग में, इसने कमजोर आवाज में कहा। सुंदरी ने आंसू जब्त करते हुए जवाब दिया, अगर तुम गिर जाते तो मैं जिंदा कैसे रहती। सुबह होते ही दरबार सजाया गया। अवाम गुलाम के हक में नारे लगा रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया, गुलाम ने रियासत को बचाया है, आज से वो मेरा वजीर आला होगा। ये ऐलान बिजली की तरह गिरा। दरबारी हैरान रह गए। मलिका माँ के चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी, मगर अंदर आग भड़क रही थी। इसी दिन शाम को शहर में एक अजीब खबर फैल गई। सरहद के इस पार से एक ताकतवर सरदार अपनी फौज के साथ बढ़ रहा है। इसका नाम सुनकर कई बूढ़े दरबारी कांप उठे। सरदार तैमूर। कहा जाता था कि तैमूर कभी इसी रियासत का वारिस था, मगर इसे साजिश के तहत निकाल दिया गया था। और इस साजिश के पीछे कौन था, ये राज सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। रात के अंधेरे में मलिका माँ चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकली। वही शख्स इसका इंतजार कर रहा था जिसे खत मिला था। वो तैमूर ही था। मैंने तुम्हें वापस बुलाया है क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तख्त तुम्हें मिले, मलिका माँ ने कहा। तैमूर ने कहकहा लगाया, और तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा बेटा जिंदा रहेगा, गुलाम खत्म हो जाएगा, और सुंदरी तुम्हारे हवाले होगी, इसने सर्द लहजे में जवाब दिया। तैमूर की आंखों में हवस चमकी। सुंदरी, वही लड़की जिसके लिए गुलाम और बादशाह में दरार पड़ी है। महल में गुलाम को कुछ आहट सी महसूस हुई। वो अभी पूरी तरह सेहत याब नहीं हुआ था, मगर इसके दिल में बेचैनी थी। इसने सुंदरी से कहा, मुझे लगता है तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। इसी लम्हे महल के दरवाजों पर हमला हुआ। तैमूर की फौज ने अचानक